हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे रिमोट सेंसिंग मीनिंग और उसकी स्टेजेस के बारे में। मैं हूं अजय चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबाला कैंट। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के टॉपिक के हमारे कंटेंट रहेंगे व्हाट इज रिमोट सेंसिंग, नीड फॉर रिमोट सेंसिंग, हु यूजेज रिमोट सेंसिंग एंड वाई, कौन कौन रिमोट सेंसिंग को यूज करते हैं और क्यों करते हैं, रिमोट सेंसिंग प्रोसेस, वो सारी स्टेजेस जिससे कंप्लीट एक रिमोट सेंसिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है उसका अध्ययन करेंगे, और प्रिंसिपल बिहाइंड रिमोट सेंसिंग, इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल काम करता है उसको भी हम देखेंगे। रिमोट सेंसिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, रिमोट और सेंसिंग। रिमोट को हम डे टू डे लाइफ में बहुत ही गलत मीनिंग में उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे घर के अंदर कोई रिमोट है तो हमें यूँ लगता है कि उसका नाम रिमोट है, जबकि वो रिमोट कंट्रोलर होता है, कि रिमोट कंट्रोलर, दूर से कंट्रोल करने वाला। तो ये रिमोट का मतलब है दूर से, सेंसिंग का मतलब है पता लगाना, सेंस करना, चाय गर्म है या ठंडी, हम क्या टच करके सेंस करके पता लगा रहे हैं कि उसके इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि वो गर्म है या ठंडी है। तो इसी तरह क्या है, रिमोट सेंसिंग का मतलब है दूर से पता लगाना। तो एक तो पास जाके कोई भी चीज़ का हम पता लगा सकते हैं, एक दूर से हम यहाँ पर पता लगा रहे हैं। तो ज्योग्राफी में रिमोट सेंसिंग का मतलब है कि एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ सरफेस विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट, अर्थ सरफेस की जानकारी हासिल कर लेना बिना उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए। तो ये हम करते कैसे हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। हम मनाली में इस समय काफ़ी स्नोफॉल है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, वहाँ की कोई फोटोग्राफ्स देखते हैं। फोटोग्राफ देखने के बाद हम वहाँ देख सकते हैं भाई अच्छा स्नोफॉल है, दिख रहा है वो तो हमें इमेज से पता चल गया ना। पर जिसने इमेज क्लिक करी है उसको तो वहाँ जाना पड़ा मनाली के अंदर फोटो क्लिक करने के लिए, तो ये तो ग्राउंड में फील्ड में जाकर ही इंफॉर्मेशन ले रहा है एक तरह से। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि फोटोज मिले, इमेजेस मिल जाए पर ग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो वो रिमोट सेंसिंग हो जाएगी। जैसे एक सैटेलाइट है जो अर्थ से करीब 700-800 किलोमीटर ऊपर रोटेट कर रहा है पोल वाइज धरती के चारों तरफ, और इसके अंदर लगे हुए हैं यहाँ पे सेंसर। तो ये जब रोटेट करता है, ये अपने फिक्स्ड पाथ पर रोटेट कर रहा है लगातार, और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट कर रही है। तो ये इस तो घूमते वक्त एक यहाँ पर इमेज ले लेगा, इस पूरे बैंड की, एक पूरी पेटी की इमेज लेता हुआ जाता है यहाँ से। फिर जब दूसरा चक्कर लगाएगा फिर अर्थ थोड़ा इधर को आ जाएगी। अब ये देखो, पहले ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर थी और अब ये कैलिफोर्निया गल्फ के ऊपर यहाँ पे इमेज ले रहा है। तो इस तरह से सैटेलाइट पूरे अर्थ को स्कैन करता चलता है, उसकी इमेजेस लेता चलता है, वो इमेजेस हमें मिल जाती है। अब वो सैटेलाइट क्या है, फील्ड में नहीं है, वो एक ऊपर अपने प्लेटफॉर्म पर है, लगातार घूम रहा है, स्कैनिंग कर रहा है और वो इमेज हमारे पास भेज रहा है। अब हम उस इमेज का अध्ययन करेंगे, उस इमेज का अध्ययन करके हम पता लगा सकते हैं कौन सी चीज अर्थ पर कहाँ पर है। तो इसके अंदर दो चीज और इम्पोर्टेंट है, ये एनर्जी को रिकॉर्ड करता है। कैसी एनर्जी को, रिफ्लेक्टेड और इमिटेड एनर्जी को। तो एनर्जी का होना बहुत जरूरी है इसमें। सन एक सोर्स है एनर्जी का, सन से एनर्जी आई, उसका कुछ पार्ट अर्थ सरफेस से टकरा के वापस स्पेस में जाता है, वहां पे सैटेलाइट है उसको पिक कर लेगा। ये क्लाइमेटोलॉजी में हमने पढ़ा था कि सन से मान लो 100% एनर्जी आ रही है तो ग्राउंड सरफेस तक 51% पहुंच जाएगी, जो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। कुछ को वो रिफ्लेक्ट करता है, जो इसको रिफ्लेक्ट करेगा उसको रिमोट सेंसिंग में जो लगा, वो सैटेलाइट में लगा सेंसर है, उसको रिकॉर्ड कर लेगा। ये तो ये रिफ्लेक्टेड, जो अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया था हिस्सा 51% क्या है, ये अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया था। और गर्म होने के बाद अर्थ भी इमिट करती है उस रेडिएशन को,
तो जो अर्थ के द्वारा इमिट होता है रेडिएशन उसको कहेंगे इमिटेड रेडिएशन, इमिटेड एनर्जी। तो उसको भी सैटेलाइट में लगे सेंसर, उसके लिए अलग तरह के सेंसर होंगे, रिफ्लेक्टेड के लिए अलग तरह के सेंसर होंगे, वो उसको पिक कर लेंगे। जो सेंसर इमिटेड एनर्जी को पिक करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उनको कहते हैं थर्मल सेंसर्स, और जो रिफ्लेक्टेड वाले को करेंगे उसको कहेंगे ऑप्टिकल सेंसर। तो इस प्रोसेस से, इस तरह से जो हमारे पास इमेज आई उसका अध्ययन करते हैं और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। लिलिसन एंड कीफर ने डिफाइन किया रिमोट सेंसिंग को, द साइंस एंड आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट एरिया एंड फिनोमिना। अबाउट अर्थ सरफेस का ना क्या बोल दिया, ऑब्जेक्ट एरिया फिनोमिना। अर्थ सरफेस के ऊपर क्या है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ही होंगे, एक एरिया होगा या कुछ फिनोमिना जैसे रेनफॉल का आना, स्नोफॉल का होना, जंगल में कोई आग का लग जाना, ये सारी घटनाएं हैं, उसको फिनोमिना कहेंगे। तो साइंस एंड आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट एरिया फिनोमिना। अब वो कैसे करते हैं, थ्रू द एनालिसिस ऑफ द डेटा एक्वायर्ड बाय डिवाइस। अब एक डिवाइस है, वो कहाँ पर है, सैटेलाइट पर। वो क्या करता है, डेटा में प्रोवाइड करता है, इमेजरी प्रोवाइड करता है, उसके एनालिसिस से ये इंफॉर्मेशन लेते हैं। और वो डिवाइस है नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट एरिया फिनोमिना अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो इस तरह से डेफिनेशन है, लिलिस एंड कीफर ने डिफाइन किया है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट एरिया फिनोमिना थ्रू द एनालिसिस ऑफ एक्वायर्ड डेटा। और एक्वायर्ड किसने किया, बाय अ डिवाइस दैट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट एरिया एंड फिनोमिना अंडर इन्वेस्टिगेशन। यहाँ आर्ट क्यों कहा गया है और साइंस क्यों, देखो साइंस तो है, सारी की सारी ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होती है रिमोट सेंसिंग के अंदर, पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक। आर्ट इसलिए है कि जो डेटा, जो सैटेलाइट इमेजरी हमें मिलेगी, अब उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, उसकी व्याख्या करनी है, उसका एरिया कैलकुलेट करना है अलग अलग फीचर्स का। ये डिपेंड करता है इंसान के एक तो अनुभव के ऊपर, उसके उस एरिया के नॉलेज के ऊपर कि कितना उसको ग्राउंड का नॉलेज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसलिए ये आर्ट है, ये कला है उस इंसान की, उस इंटरप्रेटर की, वो कितने बेहतर ढंग से उस डेटा को इंटरप्रेट करके डेटा एक्सट्रैक्ट करता है। इसलिए साइंस भी है और आर्ट भी है। नीड फॉर रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग की क्या जरूरत है, देखो ग्राउंड में जाकर डेटा कलेक्ट किया जाता रहा है अभी तक, ये रिमोट सेंसिंग तो नई टेक्नोलॉजी है और बड़ा एक्यूरेट डेटा भी है। ग्राउंड में जाते हैं, हमें पता है चीज़ें। यहाँ तो क्या है, इमेज की व्याख्या करनी पड़ेगी, वहाँ तो डायरेक्ट हम जाके देख सकते हैं। परंतु एक गड़बड़ है, मान लो ये हमारे पास एक एरिया है, उसका हमें ग्राउंड का डेटा लेना है। यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड भी है, यहाँ पे बिल्ट अप लैंड भी है, और ये हो सकता है 3 गाँव के अंदर डिवाइड हो, या ये गाँव अलग अलग ब्लॉक या अलग अलग तहसील के अंदर हो सकते हैं, सेम डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग तहसील में हो सकते हैं ये गांव। तो जो डेटा एक्वायर करने जाएगी एजेंसी, बिल्ट अप एरिया क्या है, वो कोई अलग एजेंसी कर रही है, एग्रीकल्चर की कोई अलग एजेंसी कर रही है, अलग अलग बाउंड्री के हो सकता है अलग अलग इंचार्ज हो। और पिछले सालों के जो डेटा इकट्ठे करते हैं, कभी कोई इम्प्लॉय होगा, कभी दूसरा वहाँ पर अधिकारी कर्मचारी होगा जो डेटा इकट्ठा करते हैं। फिर उनके पैरामीटर में भी समय अनुसार कुछ परिवर्तन कर लेते हैं। तो इतना अगर जो डेटा है तो वेरिएशन मिलेगा। जब कोई व्यक्ति रिसर्च करता है उस एरिया पे, उसका जब डेटा की ज़रूरत है तो देखता है कुछ वेरिएशन है उसमें। डेटा एक्यूरेट है पर कलेक्ट करने के ढंग में वेरिएशन है, एजेंसीज में वेरिएशन है, तो वहाँ पर उसको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पर रिमोट सेंसिंग में क्योंकि वहाँ की सबकी इमेज है उसकी इंटरप्रेट करके डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है आराम से। तो एक सिस्टमेटिक डेटा कलेक्शन हो जाता है, एक पूरा एक स्कीम है किस किस चीज़ का हमें डेटा लेना है, और वो उस तरह से सिस्टमेटिक वे में डेटा इकट्ठा हो सकता है। यहाँ पर रिपीटेबिलिटी पहले स्लाइड में बताया था कि सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर लगातार चक्कर लगा रहा है और स्कैन करता जाता है। तो वो अब ऐसा तो है नहीं भाई एक दिन करके बैठ के, वो तो लगातार पूरा साल घूमना ही है, उसको तो चक्कर लगाना ही है, और वो डेटा में मिलता रहेगा हर महीने साल
एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर जब सैटेलाइट आता है, उसी एंगल उसी पॉइंट पर फोटो लेने के लिए, स्कैन करने के लिए, तो उसको कहते हैं भाई कितने दिनों बाद आया, उसको कहते हैं टेम्पोरल रिजोल्यूशन। इसको और हम अच्छे से देखेंगे डिटेल में जब हम रिजोल्यूशन को करेंगे। तो टेम्पोरल रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि कितने दिनों बाद वो रिपीट कर रहा है डेटा, लैंड के उसी एंगल पर उसी पॉइंट पे कब हमें वो डेटा दोबारा मिलेगा। तो रिपीटेड डेटा मिलता रहता है। रिपीटेड डेटा मिलने का एक ये फायदा होगा, जो डायनामिक फीचर्स हैं जैसे वेजिटेशन का एक्सटेंट है, उसकी ग्रोथ है, स्नो कवर का है, या कोई फ्लडिंग हो गई, तो उसमें क्या है परिवर्तन होते रहते हैं समय अनुसार। तो उन परिवर्तन को जांचने के लिए, पिक करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे में रिपीटेबिलिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स हो जाता है। ग्लोबल कवरेज का मतलब है पूरे ग्लोब का, पूरे वर्ल्ड वाइड डेटा मिल जाएगा। अर्थ को, पूरे अर्थ को ही स्कैन करता रहता है। तो पूरे ग्लोबल लेवल पे अगर हम किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं तो उसमें ये रिमोट सेंसिंग बहुत हेल्पफुल है। खास तौर पे उन देशों का डेटा करने के लिए जब हम जा नहीं सकते, तो हम यहीं बैठे वहाँ की इमेज लेके वो डेटा हम ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इनएक्सेसिबल एरिया में तो कहते हैं कि ओनली सॉल्यूशन हो जाता है। इनएक्सेसिबल एरिया का मतलब है जहां पर पहुंचा ना जा सके आराम से, दुर्गम इलाके हैं, चाहे वो डेंस फॉरेस्ट है, दलदली जमीन है कहीं पर, या हिली टेरेन है, तो वहां पर रिमोट सेंसिंग तो एकमात्र सॉल्यूशन हो जाता है डेटा इकट्ठा करने का। मल्टीपर्पज इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है रिमोट सेंसिंग से। क्या है, एक ही जगह की जब इमेजरी आई, वहाँ से हमें बिल्ट अप एरिया, फॉरेस्ट एरिया, एग्रीकल्चर एरिया मिल गया। वहाँ पर जो भी कहीं पर बेर सोयल है तो वहाँ पर पता चल जाएगा कौन से टाइप की सोयल है। रॉक्स अगर हैं तो वहाँ पे रॉक्स कौन से टाइप के हैं, मिनरल्स कौन से हैं। तो एक ही इमेज से हमें बहुत सारा डेटा, बहुत से तरह का डेटा, बहुत सारे टाइप का डेटा हमें मिल सकता है। तो मल्टीपर्पज इंफॉर्मेशन वहाँ से हमें मिल जाती है। अब देखते हैं रिमोट सेंसिंग को कौन कौन यूज़ करता है और क्यों करता है। जैसे पहले ही बताया कि रिमोट सेंसिंग है क्या, कि अर्थ सरफेस के बिना वहाँ गए कांटेक्ट में आए और वहाँ का डेटा ले लेना। अर्थ सरफेस पे क्या है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एरिया है, फिनोमिना है। अब ज्योग्राफर्स या जियो साइंस क्या अध्ययन करते हैं, अर्थ सरफेस पे पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट, एरिया, फिनोमिना का ही तो अध्ययन करते हैं। वो क्यों होते हैं, ठीक है, उसके पीछे और कारणों को भी जांचते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। पहले तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर मैप तैयार किए जाते हैं। तो जो जियो साइंसिस में खासतौर पर ज्योग्राफर, जियोलॉजिस्ट, जो फॉरेस्टर हैं, सोयल साइंटिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफर्स तो अर्थ सरफेस को स्टडी करता है, उसको मैप बनाने में यहाँ पर यूज़ होगा। फॉरेस्टर, फॉरेस्ट में कौन कौन से टाइप के पेड़ हैं, क्या वो हेल्दी हैं या उसके अंदर कोई डिजीज लगे हुए हैं, बाई चांस उसके अंदर आग लग जाती है तो कितने इलाके तक आग फैल रही है, उसका सारा मैनेजमेंट के लिए, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट के लिए फॉरेस्टर के लिए रिमोट सेंसिंग बड़ी अच्छी टेक्निक है। एनवायरमेंटलिस्ट, पोल्यूटेंट्स का जो स्प्रेड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, किस स्पीड से आगे पोल्यूशन फैल रहा है, ऑयल स्लीक्स है ओशन के अंदर, कहीं पर ऑयल फैल रहा है, तो इस सबको मॉनिटर कर सकते हैं। जियोलॉजिस्ट जो वैल्यूएबल मिनरल्स, रॉक्स टाइप्स और उन सब का अध्ययन रिमोट सेंसिंग की मदद से कर सकता है। ऐसी एजेंसीज जो इंटरेस्टेड हैं कि क्रॉप्स कौन कौन सी उगाई हुई हैं और उसके अंदर कितनी वो फ्यूचर में उपज दे सकती है, ये भी हम रिमोट सेंसिंग से पता लगा सकते हैं। अगर ड्राउट की कंडीशन होगी या फ्लड आ गया, कोई नुकसान हो गया, डिजीज या पेस्ट आ गई, तो कितने एरिया पे नुकसान है ताकि किसानों को राहत दी जा सके। तो ऐसी एजेंसीज भी इसको रिमोट सेंसिंग को इस्तेमाल करती है। अर्बन प्लानर्स भी इसको इस्तेमाल करता है पूरा मैप और मॉनिटर करने के लिए, अपने सिटीज़ के अंदर कितना बिल्ट अप एरिया है या लैंड यूज़, लैंड कवर क्या है, उस सब का मॉनिटर करने के लिए अर्बन प्लानर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जान लेते हैं प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग या एलिमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग। इसको स्टेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग भी कहेंगे कि कौन कौन सी स्टेज से होकर हमें फाइनली ये रिमोट सेंसिंग कंप्लीट होती है। तो वो करने से पहले देखें कि फोटोग्राफी, हम सभी फोटोग्राफी करते हैं, अपने फ़ोटो खींचते हैं। आजकल तो मोबाइल के अंदर सेंसर्स, कैमरे लगे हुए हैं, तो बड़ा कॉमन है फ़ोटो खींचना। तो वहाँ जब फ़ोटो लेते हैं तो पूरा ध्यान रखते हैं लाइट वगैरह का। तो असल में क्या होता है, सनलाइट ही है, बाहर अगर हम कर रहे हैं तो सनलाइट ही है
जो कि टकराएगी और चेहरे से, फीचर से, और वो टकराने के बाद कैमरे में, सेंसर में यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी या रील के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी। तो सनलाइट यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये सनलाइट नहीं है तो क्या है, अपना कैमरा, अपना फ्लैश इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर अब हम समझने की कोशिश करेंगे रिमोट सेंसिंग प्रोसेस को। तो पहला ये स्टेप है एनर्जी सोर्स कि रिमोट सेंसिंग के लिए, जैसे फोटोग्राफी के लिए एनर्जी सोर्स होना जरूरी था, तो रिमोट सेंसिंग भी क्या, एक तरह की फोटोग्राफी तो है जो सैटेलाइट में लगे सेंसर्स करते हैं अर्थ सरफेस का, तो सोर्स ऑफ एनर्जी जरूरत है। सोर्स ऑफ एनर्जी अगर वो नेचुरल है, सन है, तो ऐसी रिमोट सेंसिंग को कह देते हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग। और अगर इंस्ट्रूमेंट्स या जहाँ पे प्लेटफॉर्म जहाँ पर सेंसर लगे हुए हैं, अगर वो अपनी ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, जैसे कैमरे में लगा हुआ फ्लैश अपने लाइट प्रोड्यूस करता है, तो और फोटो लेता है, इमेज लेता है, तो ऐसे को कहेंगे एक्टिव रिमोट सेंसिंग। तो जैसे राडार और लीडार इसके एग्जाम्पल हैं। और जो सैटेलाइट पे जो कैमरे लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हैं, वो जनरली पैसिव रिमोट सेंसिंग होगा, क्योंकि सैटेलाइट में वो सारे इंस्ट्रूमेंट लगाना है, मेंटेन करना है, इतनी हैवी पल्स भेजना अभी तक पॉसिबल नहीं है, या बहुत मुश्किल है। तो एरोप्लेन के अंदर इस तरह के सिस्टम लगा के अर्थ सरफेस की स्कैनिंग करते हैं, तो उसको राडार और लीडार, ये ऐसे सेंसर्स हैं यहाँ पर एक्टिव रिमोट सेंसिंग में। तो जो सनलाइट है, अब उसको हम सनलाइट ना कह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। टेक्निकल नाम इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कि वो रेडिएशन है, क्यों वेव फॉर्म में आ रहा है, रेडिएट कर रहा है, हीट, जो सन बहुत ही गर्म है और उसके अंदर से ये रेडिएट हो गया रही है, रेडिएशन। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उसके होते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक में इसको थोड़ा और डिटेल से देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। ज्योग्राफी में, क्लाइमेटोलॉजी में हम इसको इंसोलेशन कहते थे, जनरली भाषा में इसको कह देते हैं धूप या प्रकाश। प्रकाश का एक पार्ट है उसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक छोटा सा पार्ट है प्रकाश, तो लाइट जिसे कहते रहते हैं। तो इसको टेक्निकल नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और वही अब से कहेंगे। शॉर्ट में इसको बोल देते हैं EMR। तो ये एनर्जी क्या करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, अर्थ सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट एरिया फिनोमिना है उनको इल्यूमिनेट करती है, उनको प्रकाशित कर देगी, और तभी तो वो टकरा कर जब सेंसर के पास पहुंचेगी तो उनकी फोटो या इमेज पिक कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है। सेकंड स्टेप है कि जब ये रेडिएशन एटमॉस्फेयर से गुजरती है, तो एटमॉस्फेयर से गुजरने के बाद वो उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से स्पेस से गुजरती है, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जैसे ये एटमॉस्फेयर में आएगा, थोड़ा बहुत उसके अंदर परिवर्तन आता है, और इससे ज़्यादा क्या होगा, इसके अंदर कुछ ऐसे, या तो रिफ्लेक्शन हो सकता है, जैसे कोई बादल है तो उसे टकरा के वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, या इसके अंदर से जब ट्रांसमिट हो तो उसके थोड़ा सा रास्ते में परिवर्तन हो जाए, जिसके कहते हैं रिफ्रैक्शन। जिस सीधे रास्ते पे जा रही है उसमें कुछ चेंजेस आ जाए। जनरली देखा होगा, पानी की भरी बाल्टी में अगर कोई छड़ी डुबोते हैं तो दिखने क्या दिखती है, हमें टेढ़ी दिखाई देती है तो वो लकड़ी सीधी, पर हमें दिखाई देती है टेढ़ी, वो होते हैं रिफ्रैक्शन की वजह से। तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से क्या है, जो अर्थ सरफेस पे फीचर हैं वो अपनी जिस पोजीशन पे हैं वहां ना आके थोड़ा सा दाएं बाएं हो सकते हैं, और इसे हेजीनेस आ सकती है, तो एक क्लैरिटी नहीं होगी इमेज में, शार्प इमेज नहीं होगी अगर रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्शन को हमें इसलिए जाना होता है कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या उसके हाथ चेंजेस आ रहे हैं, ताकि उसको हम ठीक कर सकें। एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, जो वाटर वेपर है, धूलि या गैस के कण हैं, वो क्या है, आने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और अपने अंदर से कम ट्रांसमिट होने देगा। ये भी पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये कोई एक वो नहीं है, इसके अंदर 7 अलग अलग उसके पार्ट हैं, जैसे एक्स रे, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज,
और लाइट, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। तो ये सभी के सभी रीजन के अंदर रिमोट सेंसिंग नहीं होती है, वो केवल उसमें रिमोट सेंसिंग होती है जो वायुमंडल में से आ सकता है, अर्थ से टकरा के वापस जा सकता है, जिसको एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे पता है अभी सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसको ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेगी तो उसमें रिमोट सेंसिंग नहीं हो सकती। तो धरती पे कौन सा आएगा, ट्रांसमिट होकर अर्थ सरफेस तक कौन सा पार्ट आएगा, उसी में रिमोट सेंसिंग होगी, जो वापस जा भी सकता है और आ भी सकता है। स्कैटरिंग भी हो सकती है। स्कैटरिंग का मतलब है, देखो रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग मिलते जुलते हैं। अगर प्रकाश का कण एक किसी से टकरा कर उसी एंगल में, जिस एंगल पे आ रहा हो उसी एंगल से चला जाए तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। पर वहाँ क्या है, कुछ कण है, गैस के कण है, धूलि कण है, कोई भी प्रकाश उससे टकरा है तो उससे टकरा के अनियमित रूप से रिफ्लेक्ट होता है। ये नियमित रूप से रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, वो अनियमित रूप से, कुछ वापस चला जाएगा, कुछ साइड में आ जाएगा, कुछ नीचे आ जाएगा। तो इस तरह की जब रिफ्लेक्शन है उसको कहते हैं स्कैटरिंग। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है स्कैटरिंग की वजह से, ब्लू कलर की स्कैटरिंग है, ब्लू कलर आके अनियमित रूप से वो फैल गया, जो नीचे आएगा हमारी आंखों में पड़ेगा तो हमें वो नीला दिखाई देता है। तो इसको, इन सब को आगे आने वाले चैप्टर्स में इसको डील करेंगे कि एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन में क्या कुछ होता है, तब हम इसको डील करेंगे। फिर इंटरेक्शन विद द टारगेट। अब ये टारगेट पर आ गया, यहाँ पर अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट है उससे यहाँ पे टकराया, तो वहां पर भी उसके साथ कुछ इंटरेक्शन होगी। क्या हो सकता है, या तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या अपने अंदर से जैसे वाटर बॉडीज है ट्रांसमिट कर देगा और नीचे की गहराई तक चला जाएगा। तो यही जो टकरा के वापस गए ना, रिफ्लेक्टेड पार्ट गए, वही सैटेलाइट पे जाएगा। तो वो सैटेलाइट पे जाएगा तो उसको अंकित कर लेगा, वहाँ पे रिकॉर्ड कर लेगा, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ को जाने देगा, तो हर एक फीचर अलग अलग ढंग से बिहेव करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रति। तो कुछ ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ कम एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे वाटर है, ये ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, कम रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए वाटर ऐसी सैटेलाइट इमेजरी पे ब्लैक कलर का नजर आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट तो कर ही नहीं रहा ना एनर्जी, बहुत कम एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जो ज़्यादा एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा वो उतना शाइनी होगा। जैसे स्नो कवर है अगर, तो स्नो क्या करता है, सारा रिफ्लेक्ट कर देता है, तो रिफ्लेक्ट करेगा तो स्नो बड़ा शाइनिंग नजर आएगी ऐसी सैटेलाइट इमेजरी के अंदर। तो ये इंटरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको समझकर ही हम इमेज को इंटरप्रेट करना ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। अब ये रिफ्लेक्टेड एनर्जी गई, अब यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेगा सेंसर, सैटेलाइट है, सैटेलाइट में लगा हुआ है सेंसर, सेंसर उसको रिकॉर्ड कर लेगा, चाहे वो इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, चाहे वो रिफ्लेक्टेड है। रिफ्लेक्टेड के लिए अलग सेंसर होता है और इमिटेड के लिए अलग सेंसर होता है, और इसे ट्रांसमिट करेगा ग्राउंड स्टेशन पे। ग्राउंड स्टेशन पे जब ये ट्रांसमिट करेगा तो वहाँ पर वो उसमें पहले तो डाउनलोड करेगा उस डेटा को, फिर आगे ब्रांच में भेजेगा, वहाँ उसके अंदर जो रिफ्रैक्शन जैसी कोई प्रॉब्लम थी या स्कैटरिंग की वजह से जो प्रॉब्लम आई है, उसमें हेजीनेस है, कंट्रास्ट है, ब्राइटनेस है, उसको ठीक करेगा। या सेंसर्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको भी, इमेज में वो गड़बड़ आ गई है तो वो उसको भी एक टेक्निक के थ्रू उसको ठीक करेगा और अगले स्टेप के लिए भेज देगा। ये इंडिया के जो सैटेलाइट है उसका जो रिसीविंग स्टेशन है वो हैदराबाद से 50 किलोमीटर आगे है, सादनगर, वो वहाँ पर लोकेटेड है। जैसे ही ऊपर कोई सैटेलाइट आएगा इनको इन्फॉर्मेशन होती है, डिश उसी डायरेक्शन में घूम जाएगी और वहाँ ट्रांसमिट होगा, ये रिसीव करके वहीं कंप्यूटर लगे होंगे, उसके अंदर डाउनलोड हो जाएगा और विद फ्यू मिनट्स, 1 और 2 मिनट्स में पूरे इंडिया के ऊपर से सैटेलाइट क्रॉस होगा और वो डेटा सारा डाउनलोड हो जाता है वहाँ पर। फाइनली इस तरह की इमेज हमें मिलती है। इमेज ये दो तरह से हो सकती है, एक तो प्रिंटेड फॉर्म में हो सकती है, हार्ड कॉपी हो सकती है, एनालॉग बोलेंगे, हार्ड कॉपी यहाँ पे।
और दूसरी या प्रिंटेड फॉर्म में है, दूसरी उसकी सॉफ्ट कॉपी हो सकती है। सॉफ्ट कॉपी का ना डिजिटल फॉर्म में। इसको कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करके पेन ड्राइव या सीडी से लेके कंप्यूटर से ही सॉफ्टवेयर की मदद से उसको इंटरप्रेट करते हैं। हार्ड कॉपी जो प्रिंटेड फॉर्म में आ गई, प्रिंटेड फॉर्म में उसको देखकर मैप से कोरिलेट करके उसको इंटरप्रेट करते हैं। ये भी आगे दो तरह की होगी, एक तो नेचुरल कलर और दूसरा एफसीसी। नेचुरल और एफसीसी। नेचुरल का मतलब है जो एग्जैक्ट ग्राउंड पे जैसे वेजिटेशन ग्रीन कलर की है तो इस इमेज में भी ग्रीन कलर की वेजिटेशन आएगी। एफसीसी का मतलब है फॉल्स कलर कंपोजिट, यानी कि उसमें कुछ झूठे रंग हो गए। जैसे रेड कलर यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वेजिटेशन का कलर है, झूठा रंग दिया हुआ है, क्योंकि वेजिटेशन हरे रंग को रिफ्लेक्ट बैक करती है और इंफ्रारेड को रिफ्लेक्ट बैक करती है। इंफ्रारेड क्या है इसको हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो इंफ्रारेड को हम देख तो नहीं सकते, हमारे आईज सेंसिटिव नहीं है इंफ्रारेड के प्रति, तो उस इंफ्रारेड को झूठा रंग दे दिया जाता है रेड कलर। तो जितनी ये वेजिटेशन है रेड कलर की नजर आ रही है, तो ये एफसीसी है। अब इसी तरह से ये जो एरिया दिखा रहा है सियान कलर से है, ये ब्लू ब्लू ये एरिया है, ये सियान कलर में है, तो ये दिखाता है बिल्ट अप एरिया। मकान बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी है, बिल्ट अप एरिया इस तरह से शो करता है। इसको एलिमेंट्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में और डिटेल से इसका अध्ययन करेंगे। तो ये जब इमेज आ जाती है तो हम क्या करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं कि ये एरिया क्या है, ये क्या है। ये जैसे वो वाटर बॉडीज है, नदी है, क्योंकि सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, वापस क्या जाएगा, कुछ ब्लैक, कुछ भी नहीं जाएगा, तो सारा एब्जॉर्ब हो गया, तो ब्लैक कलर से नजर आएंगी। तो इसके आधार पर इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसको इंटरप्रेट किया। इसकी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कौन कितने एरिया पर है, कैलकुलेट करके एक डेटा तैयार हो गया, एक रिपोर्ट तैयार हो जाती है, मानचित्र तैयार हो जाता है। और फिर ये सब कर किस लिए रहे थे, कोई ना कोई जो रिसर्चर है उसके सामने कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो डेटा इकट्ठा करता है, उसको इंटरप्रेट करेगा, उसको मैप बनाएगा, टेबल्स की फॉर्म में रखेगा, किस लिए, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। तो आखिरी पार्ट है उसका एप्लीकेशन, कि वो उसको अप्लाई करेगा और उसके जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा इसके माध्यम से। तो ये सारे इस तरह के इन 7 स्टेजेस से होकर पूरा ये रिमोट सेंसिंग कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं ये करने के बाद, ये सारी स्टेजेस, अब मीनिंग डेफिनेशन करने के बाद क्या प्रिंसिपल इसके पीछे काम करता है, क्योंकि जितना अब तक हमने इसको अध्ययन किया ये जाहिर हो भी गया होगा कौन सा प्रिंसिपल इसके पीछे काम करता है। सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, जो सनलाइट है यहाँ पर, अर्थ से टकराएगी, अर्थ से या तो एब्जॉर्प्शन होगा या ट्रांसमिट होगा या रिफ्लेक्शन होगा। जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये सैटेलाइट पे लगे हुए सेंसर्स हैं वो उसको पिक कर लेंगे। अब ग्राउंड के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अलग अलग ढंग से इंटरेक्ट करेंगे, उनका सबका व्यवहार अलग अलग होगा। कुछ एब्जॉर्ब ज़्यादा करेंगे, कुछ कम करेंगे, कुछ रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेंगे, कुछ कम करेंगे। तो जो ये इनका व्यवहार है, ये व्यवहार कहलाता है स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स। तो हर ऑब्जेक्ट का स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स अलग अलग होगा। हर ऑब्जेक्ट का ही नहीं, जैसे वेजिटेशन है, वेजिटेशन में 2 अलग अलग तरह की प्रजाति के पेड़ हैं, तो उनका भी व्यवहार अलग अलग होगा। वो कुछ ना कुछ उनमें चेंजेस होंगे और उन्हीं चेंजेस को आइडेंटिफाई करके उसको कैटेगराइज करते हैं, भाई ये एक अलग तरह की वेजिटेशन है, दूसरी तरह की, या ये बिल्ट अप एरिया है, ये वेजिटेशन है, उनका बिल्कुल कलर अलग होगा, उनका जो रिस्पॉन्स है किसको एब्जॉर्ब करेंगे, किसको रिफ्लेक्ट करेंगे, वो अलग होगा। जैसे ये एक वेजिटेशन का दिखाया हुआ है, इसके ऊपर जब सनलाइट में जो व्हाइट लाइट जिसे कहेंगे वो गिरती है तो उसमें 3 बेसिक कलर है, नीला, हरा, लाल। पेड़ पौधे क्या करते हैं, नीले और लाल रंग को तो एब्जॉर्ब कर लेंगे पर हरे रंग को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, इसलिए पेड़ पौधे हमें हरे रंग के नजर आते हैं। तो ये ग्रीन बैंड की जो लाइट है जब सैटेलाइट पे आएगी तो वो उसको पिक कर लेगा। इसके साथ साथ ये इंफ्रारेड को भी रिफ्लेक्ट बैक करता है, तो इंफ्रारेड को भी कैप्चर कर लेगा। तो उसके आधार पर जो इमेज बनेगी तो हम देखते हैं कि वो इमेज दूसरी चीज़ों से अलग होगी। अब ये वाटर बॉडी की बात करते हैं। वाटर बॉडी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करेगा, अदरवाइज सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो वापस क्या गया, कुछ भी नहीं गया,
तो ब्लैक कलर की नज़र आएंगी वाटर बॉडी। तो ये ब्लैक कलर की नज़र आती हैं, या वेजिटेशन, या ग्रीन कलर की, या एफसीसी अगर है तो उसके अंदर झूठा रंग, इंफ्रारेड का झूठा रंग वो दे देते हैं रेड कलर, तो ये रेड कलर की नज़र आएगी। तो इन व्यवहार को हम डिटेल से, हर एक बॉडी का हमें पता होना चाहिए वो किस तरह से व्यवहार करती है। अलग अलग बैंड में अलग अलग बॉडीज का अलग अलग व्यवहार होगा। तो ये अध्ययन करने के बाद हम इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो ये एक प्रिंसिपल है कंप्लीट जो रिमोट सेंसिंग के पीछे है, कि सन से आने वाली रेडिएशन को किस ढंग से स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स करते हुए रिफ्लेक्ट बैक करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, और उसका अध्ययन करके जो इमेज मिली उसकी व्याख्या करते हैं और डेटा तैयार कर लेते हैं, मैप तैयार कर लेते हैं। तो उम्मीद है ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये जितना भी अब तक हमने पढ़ा उसी में कहीं ना कहीं ये आए हैं, तो ज़्यादा मुश्किल होगी नहीं इनका आंसर करने में। तो पहला क्वेश्चन है, रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स मेक यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डैश इमिटेड रिफ्लेक्टेड बाय सेंस ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को सेंस किया जा रहा है तो वो इमिट करता है या रिफ्लेक्ट करता है। किसे इमिट या रिफ्लेक्ट करता है? क्या इलेक्ट्रिक वेव्स को, साउंड वेव्स को, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, या फिर विंड वेव्स को? तो इसका सही जवाब दें। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम एरिया एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर यूजफुल टू मॉनिटर द डायनामिक फिनोमिना। रिपीटेबिलिटी है कि एक ही जगह को कुछ समय के बाद दोबारा से हमारे पास इमेज आ जाती है, तो हम उसको एक जगह का रिपीटेड डेटा मिल जाएगा। तो वो किस फिनोमिना या किस फीचर्स को आइडेंटिफाई करने में, स्टडी करने में हेल्पफुल है? क्लाउड इवोल्यूशन, वेजिटेशन कवर, स्नो कवर, ऑल ऑफ दीज। ये डायनामिक फिनोमिना होते हैं जिसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो इनमें स्लो चेंजेस किस किस में आ रहे हैं? जिसमें भी आ रहे हैं तो उसको स्टडी के लिए ये रिपीटिव ऑब्जर्वेशंस है वो यूजफुल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिमोट सेंसिंग इज करेक्ट? रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है? द इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द टारगेट, इसमें टारगेट के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंट्रैक्शन होता है। दूसरा, इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द टारगेट, और टारगेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट भी करता है। क्या दोनों सही है या दोनों गलत है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर द सोलर रेडिएशन, जब एटमॉस्फेयर से पास होती है जो सोलर रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो गेट स्कैटर्ड पार्शियली, थोड़ी बहुत वो स्कैटर्ड हो जाती है। ट्रांसमिटेड पार्शियली, थोड़ी बहुत वो ट्रांसमिट हो जाती है। गेट एब्जॉर्ब पार्शियली, थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब हो जाती है। या सभी के सभी होता है, या इनमें से कुछ एक होता है? इसका सही जवाब दें। What is the meaning of remote sensing of the remote in remote sensing? रिमोट सेंसिंग में जो रिमोट का मतलब क्या है, ये पहले ही बताया था। क्या ये डिवाइस है टू कंट्रोल टेलीविजन, या डिस्टेंट प्लेस, एक दूर प्लेस, गेटिंग इंफॉर्मेशन, या ऑल ऑफ द अबव? इसी तरह से सेंसिंग का क्या मतलब है? ये रिमोट सेंसिंग में विदाउट कमिंग इनटू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, क्या ये मतलब है? या डिस्टेंस प्लेस इसका मतलब है? या गेटिंग इंफॉर्मेशन इसका मतलब है? या सभी इसका मतलब है? थोड़ा ध्यान से करना इसको। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग? एडवांटेजेस क्या है रिमोट सेंसिंग के? क्या ये सिस्टमेटिक डेटा कलेक्शन होता है, इसमें रिपीटेबिलिटी है, ग्लोबल कवरेज है, या सभी के सभी इसका? ये पहले ही हम देख चुके हैं इसको स्लाइड में। Instruments which provide electromagnetic radiation of the specified wavelength or band of the waves to illuminate the earth surface, कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट कि ऐसे सेंसर या इंस्ट्रूमेंट जिसमें खुद की अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और अर्थ सरफेस पे इल्यूमिनेट करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। यानी कि जो एक्टिव रिमोट सेंसिंग, पैसिव रिमोट सेंसिंग जो हमने पढ़ा था, कि ये कौन सा सेंसर होगा ऐसे में जिसकी खुद की अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी? क्या सेंसर्स कहेंगे उनको, या पैसिव सेंसर, या एक्टिव सेंसर, या इनमें से कोई भी नहीं है? इसमें एक बड़ा क्वेश्चन बनता है,
व्हाट इज रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग के मीनिंग डेफिनेशन देनी है और उसकी प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है विथ सुटेबल डायग्राम। डायग्राम बहुत ज़रूरी है, अच्छा सा डायग्राम करके जो भी 7 स्टेप्स हैं उसको लिखें वहाँ पर, हर स्टेप्स की अपनी इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं और इस तरह से अच्छे से इसको अटेम्प्ट करें। थैंक यू ये लेक्चर सुनने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।